आप सुन रहे हैं खास ऑडियो सीरीज शांतिवीर, कहानी भारतीय सेना के एक नायाब योद्धा की। एपिसोड 23, बम्पर लॉटरी। निर्भया को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, तो उसने लड़की को वहीं चुपचाप नीचे बैठ जाने को कहा। उसको आशा थी कि नशे में लड़खड़ाता हुआ वो हबशी नीचे झुकने की जहमत नहीं उठाएगा और शेल्फ पर ऊपर की तरफ सजाई हुई बोतलों में से एक को लेकर लौट जाएगा। वो हबशी उनकी तरफ आया और जैसा निर्भया ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो शेल्फ के ऊपर से एक शराब की बोतल को उठाकर वापस लौटने लगा। निर्भया और उसके बच्चों की जान में जान आई। दुर्भाग्य ने लेकिन उनका अभी तक पीछा नहीं छोड़ा था। बोतल बहुत कीमती थी और उसको खोलने के लिए तकनीक और नजाकत की जरूरत थी, ताकत की नहीं। वो हबशी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बोतल खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हबशी के अहम को चोट लगी तो उसने बोतल पर अपनी जोर आजमाइश बढ़ा दी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि एक भारी नुकसान हो गया। उस कीमती शराब की बोतल को खोलने के चक्कर में उस हबशी के हाथ से वो शराब की बोतल फिसल गई और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। सामने जमीन पर न सिर्फ अब कांच के टुकड़े पड़े थे, बल्कि शराब भी चारों तरफ बिखर गई। मुफ्त में मिल रही शराब की बोतल के टूटने पर उस हबशी को क्या ही गम होना था। वो मुड़ा और वापस निर्भया और उसके बच्चों की तरफ लौट आया शराब की दूसरी बोतल उठाने के लिए, लेकिन इस बार उसने ऐसी बोतल को ढूंढने की कोशिश की जो आसानी से खुल जाए। ऐसी बोतल की खोज करते करते उसकी निगाह शेल्फ पर नीचे की तरफ रखी एक बोतल पर पड़ी। उसकी आंखें खुशी के मारे बड़ी हो गईं और उसके काले चेहरे पर बड़ी सी एक मुस्कान चली आई। चेहरे पर मुस्कान के आते ही उसके बड़े बड़े सफेद पीले दांत भी बाहर आ गए। उसका चेहरा देखने में और भी भयानक हो गया। वो फिर नीचे की तरफ झुकने लगा और निर्भया की सांसें ऊपर की तरफ। फिर जैसा निर्भया को डर था वैसा ही हुआ। जैसे ही उस उग्रवादी ने शेल्फ से शराब की बोतल को निकाला और उसकी निगाहों के सामने निर्भया की वो 20-22 साल की स्टूडेंट का डरा हुआ चेहरा सामने चला आया। वो हबशी एक कमसिन लड़की को वहां छुपा देखकर अपनी वासना को जागने से नहीं रोक पाया और खुशी से बोला, असली खजाना तो यहाँ मिला है। कई महीने हो गए किसी औरत को हाथ लगाए। अपनी हवस की प्यास को मिटाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। ए लड़की, तू वही रुक, मैं अभी आता हूँ तेरे पास। बेचारी लड़की तो डर के मारे काट हो गई। उसमें हिलने की कहाँ हिम्मत थी। जो करना था वो निर्भया को ही करना था, लेकिन वो अकेली निहत्ती इस शैतान का क्या बिगाड़ सकती थी। मॉल के बाहर यूनाइटेड नेशंस कमीशन डायरेक्टर चार्ल्स, क्राउन प्रिंस सिटी किम पुलिस, वालसी से आए शांति सेना के एक छोटे से सैनिकों के दल के कमांडर और इंडियन पीस कीपिंग स्क्वाड की इंस्पेक्शन टीम के लीडर के साथ मिलकर एक क्विक रिस्पांस टीम को बनाने की कोशिश कर रहा था, ताकि विरोधी दल के उग्रवादियों के चंगुल से मॉल के अंदर फंसे लोगों को बचाया जा सके। चार्ल्स ने पुलिस चीफ नाइल्स को हल्के से इशारा किया और उससे हिंट मिलते ही नाइल्स ने एडोल्फ को आदेश दिया, तुम अपनी पिस्तौल सब इंस्पेक्टर को सौंप दो एडोल्फ। नाइल्स नहीं चाहता था कि उसकी फोर्स का कोई भी आदमी खतरे में पड़े। चार्ल्स इस बात को जानता था, इसलिए इस बात का फायदा उठाकर उसने रणवीर को खतरे के सम्मुख करने का प्लान बनाया, ताकि वो उसको सबक सिखा सके और अपना बदला ले सके। एडोल्फ ने अपनी पिस्तौल रणवीर को पकड़ा दी। रणवीर उस पिस्तौल को अजीब निगाहों से देखने लगा। वो काफी पुरानी और जंग लगी हुई थी, जिसको देखकर वो अपनी अरुचि प्रकाश करने से नहीं अटका पाया और कहा, इस पिस्तौल से गोली तो निकलेगी ना? कहीं हमारे देश के मुंगेर शहर के देशी कट्टे की तरह ट्रिगर दबाते ही हाथ में ना फट जाए। नाइल्स ने कहा, तुम्हें ट्रिगर दबाना ही नहीं है। सुना नहीं कि तुम्हारे कप्तान ने कहा है कि वो सिर्फ मासूम लोगों को बचाने में हमारी मदद करेंगे, उन जालिम उग्रवादियों को मार गिराने में नहीं। जब हम बड़े अफसर बात कर रहे हो तो तुम जैसे जूनियर अफसरों को अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए। एडोल्फ से सीखो। मैंने उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली, लेकिन उसने छू तक नहीं की। इस टीम में अनुशासनहीनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हें तो इन वालसी के वीर सैनिकों के बस पीछे पीछे ही रहना है, पर एक बात याद रहे जंग के बच्चे, मैदान में पहुंचकर डर के मारे पीठ ना दिखाना और जान बचाकर भागने की कोशिश मत करना, वरना ये वीर जवान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नाइल्स की ये बात सुनकर रणवीर उस पुरानी पिस्तौल को ठीक से जांचना शुरू कर देता है।
इस बात से अनजान कि चार्ल्स ने उसे कितनी बड़ी चाल का शिकार बना दिया है। मार्क मैथ्यूज के साथियों के साथ भिड़ंत करने जा रहे थे ये वीर वालसी के सैनिक, और मौत उनके सर पर मंडरा रही थी। उसको भी अगर इन सैनिकों के साथ भेजा जा रहा था तो मौत से उसका भी सामना होने वाला था। नाइल्स ने आगे कहा, मैं और मेरे दूसरे साथी मॉल के प्रवेश द्वार पर मार्क को रोक कर रखेंगे। तब तक वालसी के सैनिक मॉल के पीछे द्वार तक पहुंच जाएंगे और वहां पर उन पर हमला करने को तैयार रहेंगे। कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि हम मार्क और उसके साथियों को मॉल के सामने दरवाजे पर ही ढेर कर दें। लेकिन अगर उसने हमसे बचने की कोशिश में मॉल के पिछले दरवाजे का इस्तेमाल किया, तब उनको संभालने का काम आप लोगों का होगा। उस वक्त मॉल के पीछे वाले हिस्से में जंग छिड़ सकती है। घबराइए मत, आप लोग अकेले नहीं होंगे। उस परिस्थिति में हम भी भागते हुए मार्क और उसके साथियों को भगाते हुए हम ठीक उनके पीछे ही होंगे। फिर वो दोनों तरफ से घिर जाएगा और हम ना सिर्फ मासूम लोगों की जान ही बचा लेंगे, इन उग्रवादियों को भी वहीं ढेर भी कर देंगे। प्लान ठीक करके मॉल की तरफ बढ़ने लगे। तब एडोल्फ ने भीड़ की तरफ गौर से देखा। उसे वहां कई सारे लोग भाला लिए हुए नजर आए। उसने नाइल्स से कहा, सर, मुझे लगता है कि ये भीड़ में भी मार्क के गिरोह के लोग मौजूद हैं। वो देखिए उन लोगों को जो भीड़ में भाला लेकर खड़े हैं। नाइल्स ने उस दिशा में देखा और एडोल्फ से कहा, अगर तुमको ऐसा लगता है तो फिर तुम भी वालसी के सैनिकों के साथ ही हो लो। तुम अपनी नजर उन पर ही बनाए रखना। वैसे भी बिना बंदूक के तुम हमारी पुलिस टीम के तो किसी काम के हो नहीं। उसके बाद नाइल्स ने वालसी की सैनिक दल के कप्तान से कहा, मैं आप लोगों के साथ एक लोकल गाइड भी भेज रहा हूँ। जाओ एडोल्फ, इन लोगों के साथ जाओ और इनका सही तरीके से मार्गदर्शन करो। वालसी दल का कप्तान नाइल्स के इस नए सुझाव से खुश नहीं था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, बस मन ही मन सोचता है, ये पुलिस चीफ हमारे साथ एक निहत्थे पुलिस वाले को क्यों भेज रहा है? वो तो हमारे कोई काम नहीं आने वाले। बेकार में उसकी सुरक्षा का बोझ भी हमारे सर पर ही डाला जा रहा है। मॉल के अंदर निर्भया पर भी उसके बच्चों को बचाने का बोझ अचानक ही बढ़ गया था। वो कामुक दरिंदा तेजी से शेल्फ के पीछे पहुंच गया और उस 20-22 साल की बच्ची पर अपनी गंदी निगाहें डालने लगा। फिर उसने लड़की से पूछा, क्या उम्र है तुम्हारी जाने मन? बेचारी लड़की ने डर के मारे बड़ी मुश्किल से कहा, 22 साल। उस हवस से ग्रसित उग्रवादी ने एक भद्दी टिप्पणी की, 22 साल की बाली उम्र में ही 16 साल की उम्र जैसी जवानी आ गई है तुम पर। इतना लंबा कद, इतना सुंदर बदन, तुम्हें तो देखते ही मेरे तन बदन में आग सी लग गई है। थोड़ा सा घूमना जरा बेबी। बेचारी लड़की चुपचाप उसकी बात मान लेती है। उसके घूमते ही वो दरिंदा बोलता है, कभी अपनी कमर और हिप्स को गौर से देखा है बेबी? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें आगे से दबोचकर अपनी आग बुझाऊं या फिर पीछे से जकड़कर। तुम तो सचमुच हुस्न का खजाना हो जालिम। वो आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। उसकी गंदी बातें सुनकर निर्भया के कान फटे जा रहे थे और सर में दर्द भी होना शुरू किया। ये बच्चे आखिर उसकी जिम्मेदारी थे। वो उनमें से किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दे सकती थी। इस हथियार बंद गंदे हबशी को मार गिराना तो उसके बस में नहीं था। फिर वो उसको कैसे रोक सके? इसी बात को सोचते सोचते उसकी निगाह अपने हाथों और पैरों पर लगे काले पीले रंग पर गई। उसने और भी कई भद्दे रंगों को शेल्फ से उठाया और उनको अपने हाथों और पांवों में मलने लगी। उसने फिर अपने बच्चों को चुप रहने का इशारा किया और खुद वो बदमाश के पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो बदमाश उस नन्ही लड़की को बस छूने ही वाला था कि तब निर्भया ने कहा, मेरे हुस्न के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जालिम? एक नजर मुझ पर भी डाल लो। जवानी तो मुझ पर भी काफी मेहरबान हुई है। बदमाश निर्भया की बात सुनकर मुड़ा और उसने निर्भया को देखा। उसने अपने हाथ पीछे की तरफ रखे थे और सामने की तरफ झुककर अपने स्तनों की झलक उस बदमाश को देखने दे रही थी। पुलिस वालों से उम्मीद करना तो उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। वो अगर वहां आ भी जाते तब तक उस नन्ही बच्ची का जीवन नष्ट हो जाता। इसलिए उस बच्ची को इस जानवर से बचाने के लिए निर्भया ने अपने सुंदर शरीर का उपयोग करके इस खतरे को मोल लिया था। वो नहीं जानती थी कि वो अपने इरादे में कामयाब हो भी पाएगी कि नहीं, लेकिन उसने नन्ही बच्ची को बचाने के लिए अपने कुंवारेपन को दांव पर लगा दिया था। उस बदमाश की आंखें निर्भया के बदन की सुंदरता को देखकर फटी की फटी रह गई और उसका मुंह खुला का खुला। फिर एक पल कुछ सोचने के बाद उसने कहा,
लगता है आज तो बम्पर लॉटरी लग गई है मेरी। एक साथ दो दो खजाने को लूटने का मौका दिया है किस्मत ने। किसको पहले लूटना शुरू करूं, बड़े खजाने को या फिर छोटे खजाने को? उसने नन्ही लड़की को बाएं हाथ से एक झटके में उठाया और धक्का देकर निर्भया के पास भेज दिया। फिर उन पर बंदूक तान कर बोला, मेरी छम्मक छल्लो, जरा बाथरूम में अंदर चल लो। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई साथी यहाँ आकर मुझे अकेले ये मजा लेने से रोके। निर्भया का बलिदान शायद बेकार जाने वाला था। उसने देखा कि हवस के उबाल से उस दरिंदे की आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी। उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो गई थी। फिर निर्भया की आंखें उस हबशी की पतलून की तरफ गई, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।